हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत भारत और रूस के संबंधों को देखेंगे। इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस को आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह समझ में आ जाए। बट ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और एक बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं यहाँ पर ज़्यादा रीड कर, जो नोट्स हैं मेरे, उन्हें मैं ज़्यादा रीड करूँगा। मतलब यहाँ पर जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे। लेंथी इसलिए होंगे ताकि मेरे से कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना छूट जाए, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पर जितने भी नोट्स आपको दिए जाएंगे उसको थोड़ा समराइज़ भी कर सकते हैं, मतलब छोटा भी कर सकते हैं और अपना एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, भारत और रूस के संबंधों की अगर हम बात करें तो जो रूस आज के टाइम पर जो देश है वो थोड़ा नया नाम है। रूस को पहले हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो अगर हम भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो अगर औपनिवेशिक टाइम की हम बात करें, भारत की आज़ादी से पहले, वैसे तो भारत और रूस के संबंध भारत की आज़ादी के बाद ही शुरू होते हैं सही मायने में। बट अगर हम उससे पहले भी थोड़ा सा झांक कर देखें तो औपनिवेशिक टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसके साथ जो रूस के संबंध थे वो ऐसे थे कि उसे डर था कि रूस आक्रमण कर सकता है भारत पर। तो इस तरह उसने अफ़गानिस्तान और दूसरे जो रणनीतिक इलाके थे वहाँ पर अपनी सेनाएं स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे कि तिब्बत में अंग्रेज़ी सेनाएं गई थीं ताकि एक उस इलाके में थोड़ा वर्चस्व स्थापित हो सके अंग्रेज़ों का और भारत पर रूस या फ्रांस का आक्रमण ना हो। तो उस समय औपनिवेशिक टाइम पर कुछ ऐसा रिलेशन था। और जब आज़ादी का टाइम आ रहा था तो 1930-20 के दशक के आसपास नेहरू कई बार सोवियत संघ यानी कि रूस गए थे। वहाँ के पर कई सारे सम्मेलन हुए थे, तो उन्होंने सम्मेलन में भाग भी लिया था। और वो जो नेहरू थे वो सोवियत संघ की यानी कि रूस की जो समाजवादी व्यवस्था थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ऐसे ही थोड़े बहुत रिलेशन थे भारत और रूस के उस टाइम पे, बट उसको कोई ऑफिशियल कोई ख़ास रिलेशन नहीं था। असली जो रिलेशन है वो भारत की आज़ादी के बाद ही शुरू होता है। तो इसी कारण से अब हम भारत की आज़ादी के बाद, जब भारत सही मायने में भारत बनता है, तो भारत की आज़ादी के बाद से आज तक भारत और रूस के संबंध कैसे रहें, इसको हम पूरी तरह कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ तक आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए दोस्तों, अब भारत और जो रूस का संबंध रहा है अब वो दो फेसेस में है। एक शीत युद्ध से पहले और एक है शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ यानी कि रूस के संबंध कैसे थे, अब हम इसकी बात करते हैं। तो शीत युद्ध के समय में भारत और सोवियत संघ के संबंध, इंडो सोवियत रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो शीत युद्ध से पहले रूस नहीं सोवियत संघ था, तो हम रूस को सोवियत संघ के रूप में देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ को यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत महाशक्तियों के संघर्ष से अलग रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए सोवियत संघ के साथ दृढ़ मैत्री का इच्छुक है। देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो इन्वायरमेंट था वो कोल्ड वॉर का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो कोल्ड वॉर चल रहा था, शुरू हो गया था कोल्ड वॉर। तो ऐसे वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से तो कहा था, बट सोवियत संघ को भी ये साफ साफ कह दिया था कि हम किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होंगे, हम गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए रखे हुए हम दोनों ही देशों के साथ दोस्ती करेंगे। तो सोवियत संघ के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ। यद्यपि उपनिवेशवाद तथा निशस्त्रीकरण जैसे विषयों पर भारत और सोवियत संघ में मतैक्य था, फिर भी गुटनिरपेक्षता के प्रश्न पर दोनों देशों में सहमति नहीं हो सकती थी। फिर भी ऐसे कई अवसर आए जब दोनों देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के प्रश्न को उठाया
और पश्चिमी देशों ने इस समस्या को दक्षिण अफ्रीका का आंतरिक मामला कहकर टाल दिया, तब सोवियत प्रतिनिधि विशिंस्की ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा था कि रंग भेद का जो प्रश्न है वो आंतरिक ना होकर निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न था। देखिए दोस्तों, जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी वो ना तो अमेरिका को पसंद आई और ना ही सोवियत संघ को। सोवियत संघ को भी गुटनिरपेक्षता की नीति अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोनों ही देश आज़ादी के टाइम पर भारत की सोच रहे थे कि भारत एक देश में तो अवश्य शामिल हो जाएगा। दोनों ही देश को लग रहा था कि मेरा जो गुट है उसमें भारत शामिल होगा। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को सोवियत संघ ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था। बट फिर भी कई सारे विषय ऐसे थे जिस पर दोनों ही देश सहमत थे, दोनों ही देशों में सहमति थी, जैसे कि उपनिवेशवाद का विषय हो गया, रंग भेद का विषय हो गया। तो इसको लेकर दोनों ही देश एक साथ थे। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद चल रहा था उसका मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में यूएन में उठाया था, तो उसका भारत का किसी भी देश ने कुछ खास समर्थन नहीं किया। जो पश्चिमी देश थे उन्होंने इस प्रश्न को ही टाल दिया, कहा कि ये दक्षिण अफ्रीका का इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है, तो उसको टाल दिया था। बट सोवियत संघ के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भारत का पक्ष लिया था और कहा था कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। लेकिन स्टालिन को भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति में पूंजीवाद समर्थन की गंध आती थी। यही कारण था कि सोवियत संघ में प्रथम राजदूत श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित अपने 1 वर्ष के मास्को आवास में स्टालिन से एक बार भी भेंट नहीं कर सकी। उस समय भारत के अधिकतर नेताओं के मन में भी सोवियत संघ के प्रति शंका व्याप्त थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही देशों में एक शंका ये थी कि जो स्टालिन थे, सोवियत संघ के जो नेता थे प्रमुख उस समय, तो उनको भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति में पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन दिखता था। लगता था उन्हें, मतलब भारत पर उन्हें इनडायरेक्टली शक था कि ये इनका झुकाव अमेरिका की तरफ है। और यही एक कारण था जिसके कारण जब जो भारत की जो राजदूत हैं, भाई बड़ा नाम बड़ी चीज़ होता है, किसी भी देश का राजदूत एक इम्पॉर्टेंट होता है बहुत। तो जब भारत की जो पहली राजदूत थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, तो ये राजदूत के रूप में, भारत के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में मास्को में, यानी कि सोवियत संघ की जो राजधानी थी, रूस की राजधानी है जो मास्को, वहाँ पर 1 साल तक ये रही थी। और 1 साल तक रहने के बाद भी इनकी भेंट जो वहाँ के नेता है स्टालिन, उनसे एक बार भी नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ भारत के जो नेता थे उनको भी सोवियत संघ के प्रति थोड़ी सी शंका थी। भारत ने निरंतर सोवियत संघ की भ्रांतिपूर्ण धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया। भारत ने चीन में साम्यवादी क्रांति संपन्न होने के 3 मास के भीतर ही चीन के जनवादी गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देकर यह सिद्ध कर दिया कि वह सत्य पर आधारित नीति का पालन कर रहा था। सन 1949 में ही भारत और सोवियत संघ के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ। इसके अनुसार सोवियत संघ ने भारत से चाय और कच्चे जूट का आयात करने और बदले में भारत को 1,20,000 टन गेहूं तथा मक्का निर्यात करना स्वीकार किया। इस समझौते में तकनीकी विशेषज्ञों के आदान प्रदान का भी प्रावधान था। इस प्रस्ताव से भारत के बुद्धिजीवियों तथा अधिकारियों में क्रोध उत्पन्न हुआ। तत्कालीन गृह सचिव HV आयंगर ने विदेश सचिव KPS मेनन को कहा था कि इस प्रावधान से विशेषज्ञों की आड़ में सोवियत गुप्तचर भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। लेकिन विदेश सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। तो फ्रेंड्स, भारत ने हमेशा ही कोशिश की, उस समय की ही बात कर रहे हैं, तो भारत ने हमेशा कोशिश की सोवियत संघ को ये विश्वास दिलाने की कि हमारी जो नीति है वो गुटनिरपेक्षता की नीति है। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं और किसी भी गुट को स्पष्ट तौर पर हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम सही का साथ देते हैं। तो भारत ने हमेशा ही ये दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि हम हमेशा जो सही होता है उसका साथ देते हैं। और भारत ने
चीन को बहुत ही जल्दी मान्यता दे दी थी। चीन में जो सरकार बनी थी, मतलब चीन में एक क्रांति हुई, उसके बाद जो सरकार बनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बना, गणराज्य बना, तो इसको भारत ने मान्यता दी थी एक राज्य, एक स्टेट के रूप में, बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर ही। तो सोवियत संघ को ये विश्वास हुआ कि हाँ, भारत जो है वो सत्य की नीति अपना रहा है। और फिर आगे चलकर फिर 1949 में ही फिर एक व्यापारिक समझौता भी होता है सोवियत संघ और भारत के बीच। हालांकि इस समझौते में जो बुद्धिजीवी होते हैं, मतलब ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, अधिकारी बुद्धिजीवी, इनके भी आदान प्रदान की बात की गई थी। और इससे जो हमारे देश के नेता थे वो थोड़े नाराज़ हुए। उन्हें लगा कि इससे हो सकता है कि जो सोवियत गुप्तचर हैं, जो जासूस हैं, वो भारत में आएंगे इससे आदान प्रदान होने से। बट फिर भी उन्हें विश्वास दिलाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि देखो, चीन को भारत ने मान्यता दी तो इससे सोवियत संघ को लगा कि हाँ, जो इंडिया है वो एक सही नीति अपना रहा है, वो किसी के दबाव में नहीं है, वो किसी का समर्थन नहीं कर रहा, वो बस सही का साथ दे रहे हैं। बट दूसरी तरफ, मतलब एक तरह से जो सोवियत संघ है वो भारत के करीब आया, बट दूसरी तरफ अमेरिका इससे नाराज़ हो गया था कि भारत ने आखिर चीन को इतनी जल्दी मान्यता क्यों दे दी। और अमेरिका ने 20 से भी ज़्यादा सालों तक उसको मान्यता नहीं दी थी चीन को एक राज्य के रूप में। स्टालिन की 1953 में मृत्यु हो गई। उससे पूर्व भारत की ओर उसके दृष्टिकोण में निश्चित परिवर्तन हुआ था। मतलब मृत्यु से पहले ही भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। भारत द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता, उसको संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए अथक प्रयास करने, 1951 की अमेरिकी जापान संधि का विरोध करने तथा कोरिया युद्ध में प्रथम चरण के उपरांत स्वतंत्र और निष्पक्ष नीति अपनाने के कारण सोवियत संघ ने भारत की प्रशंसा की। और स्टालिन ने हमारे राजदूत डॉक्टर राधाकृष्णन से सहर्ष भेंट की। अर्थात 1953 तक भारत सोवियत संबंधों में सुधार दिखाई देने लगा था। मतलब स्टालिन की मृत्यु से पहले ही भारत और सोवियत संघ के संबंधों में सुधार हुआ था। इसका कारण क्या था कि भारत ने कई सारी निष्पक्ष नीति अपनाई। सोवियत संघ ने देखा कि हाँ, भारत सही का साथ दे रहा है, निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के भारत जो सही नीति है उसी का साथ दे रहा है। तो इसी कारण से दोनों देशों में संबंधों में सुधार आया। जैसे कि चीन को मान्यता दे दी भारत ने, फिर कोरिया का जो युद्ध हो रहा था भारत ने निष्पक्ष नीति अपनाई थी। और जो जापान और अमेरिका की भी संधि हो रही थी, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संधि हो रही थी जब जापान और अमेरिका के बीच, तो उसका भी भारत ने विरोध किया था। भारत ने कहा था कि ये जो संधि है वो जापान पर दबाव डाला जा रहा है, जापान की इसमें खुद की मर्जी नहीं है संधि करने में, ये दबाव डाल रहा है अमेरिका। तो इन सब कारणों से भारत और यूएसएसआर बहुत करीब आए। बहुत करीब तो नहीं, बट हाँ, संबंधों में सुधार हुआ। अब हम बात करते हैं अब इसी में शीत युद्ध के दौरान ही, क्योंकि स्टालिन की मृत्यु हो जाती है, फिर आते हैं ख्रुश्चेव। तो ख्रुश्चेव और भारत सोवियत संबंध कैसे थे, तो उसको हम देख रहे हैं। मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात भारत सोवियत संबंधों में एक नया मोड़ आया। ख्रुश्चेव सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव बने और उन्होंने स्टालिन की नीतियों की कठोरता में सीमित उदारीकरण का आरंभ किया। उधर 1954 में भारत और चीन ने पंचशील के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हो सकता था। सन 1955 तक अनेक देशों ने पंचशील का अनुमोदन कर दिया था। जून 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की और उस देश की जनता को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा से प्रभावित किया। नेहरू की यात्रा के अंत में जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया, पत्र में कहा गया कि रूस भारत मैत्री संबंध पंचशील द्वारा निर्धारित होते रहेंगे तथा भारत और सोवियत संघ पारस्परिक लाभ और लोक कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो स्टालिन है, स्टालिन की मृत्यु के बाद ख्रुश्चेव वहाँ के नेता बनते हैं यूएसएसआर के। तो उन्होंने अपनी जो नीति थी यूएसएसआर की, उसमें जो कठोरता थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी स्टालिन के समय, उसमें थोड़ा उदारीकरण किया। और उदारीकरण से फ़ायदा ये हुआ कि भारत और
इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन में और भी सुधार हुआ और भारत ने जो पंचशील का सिद्धांत दुनिया को दिखाया। पंचशील का जो सिद्धांत था उसमें सह अस्तित्व, एक पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत हैं, तो 5 सिद्धांतों में एक था सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई, सोवियत संघ में भी हुई और कई सारे देशों में भी हुई। और जब नेहरू ने वहाँ की यात्रा की तो उन्होंने अपने भाषण में मतलब इस सिद्धांत से वहाँ के लोगों को और भी ज़्यादा परिचित करवाया, जिससे दोनों ही देशों के जो संबंध थे वो और भी अच्छे होने शुरू हुए। नवंबर 1955 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव ख्रुश्चेव तथा प्रधानमंत्री बुल्गानिन 3 सप्ताह की भारत यात्रा पर आए। यह एक अभूतपूर्व घटना थी क्योंकि पहले कोई भी सोवियत प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर विदेश नहीं गया था। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक वक्तव्य में कहा कि भारत तथा सोवियत संघ के मध्य सच्ची समानता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए सभी आवश्यक स्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी कि जो सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो पहली बार पूरी दुनिया में, वो पहली बार अगर विदेशी यात्रा पर गए थे तो वो भारत था। पहली बार जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे वो अपनी विदेश यात्रा उन्होंने भारत में की। हालांकि वहाँ का जो सबसे बड़ा नेता होता है वो तो महासचिव ही होता है जो पार्टी का होता है, बट फिर भी प्रधानमंत्री की भी अपनी अलग भूमिका है। तो यहाँ पर 1955 में जो यात्रा हुई थी उसका बहुत ज़्यादा दोनों ही देशों के संबंधों पर प्रभाव पड़ा। दोनों ही देशों ने अपने पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से जो व्यापारिक संबंध होते हैं उनको बढ़ावा दिया। यहाँ पर जो दोनों प्रधानमंत्री लिखा है नोट्स में, दोनों प्रधानमंत्री का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी और जो बुल्गानिन हैं दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने, बुल्गानिन जो यूएसएसआर के प्रधानमंत्री हैं वो, तो दोनों ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के और यूएसएसआर के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उसके लिए स्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई हैं ताकि भारत और यूएसएसआर के बीच बिना किसी रुकावट के व्यापारिक संबंध या दूसरे संबंध बने रह सकें। बुल्गानिन ने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए यह भी कहा था कि हम अपने आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुभव आपके साथ बांटने के लिए तैयार हैं। ख्रुश्चेव ने भारत को विश्वास दिलाते हुए कहा था कि आपको जब भी आवश्यकता पड़े पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर पुकार लीजिए, हम आपकी सहायता के लिए दौड़कर आ जाएंगे। सोवियत संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। गोवा को भारत में पुनः शामिल करने का समर्थन करते हुए सोवियत संघ ने कहा कि पुर्तगाल को तुरंत गोवा को स्वतंत्र कर देना चाहिए था। साथ ही भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग में अभिवृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, जो सोवियत संघ के जो नेता थे ख्रुश्चेव, प्रधानमंत्री तो थे, उन्होंने तो कहा ही, उन्होंने प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया वहाँ के बुल्गानिन ने भारतीय संसद में कि हम अपने वैज्ञानिक अनुभव और अपने दूसरे जो चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं, अपनी जो आर्थिक चीज़ें हैं उसको भारत के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। भारत को हम अपना एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि व्यापार करने के लिए तैयार हैं, भारत को वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा सोवियत संघ ने साफ तौर पर कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत का एक आंतरिक मामला है। जो कश्मीर है वो भारत का अपना एक अभिन्न हिस्सा है। ये पूरी तरह उसने पूरे विश्व को कह दिया। बहुत बड़ी बात थी ये कि उस टाइम पर कोई देश पूरी तरह भारत के साथ है। इसके साथ ही सोवियत संघ ने गोवा को भी भारत का हिस्सा कहा और कहा कि पुर्तगाल को गोवा को स्वतंत्र करके भारत को सौंप देना चाहिए, ये भी कहा। और एक बहुत बड़ी बात कही कि भारत हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अगर भारत को हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो पहाड़ पर खड़े होकर हमें एक बार बस आवाज़ दे दें। इसका मतलब था कि अगर भारत एक बार भी अगर सोवियत संघ से मदद मांगेगा तो सोवियत संघ मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये ख्रुश्चेव ने कहा। अब ये जो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, तो देखिए जिस समय सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं तो सोवियत संघ भारत की बाउंड्री और सोवियत संघ की बाउंड्री टच होती थी उस समय, क्योंकि जो कश्मीर तक जो यूएसएसआर में जो कंट्रीज शामिल थी
वो उनका बॉर्डर कश्मीर से लगता था पहले। हालांकि वो कश्मीर का जो हिस्सा है वो वो वाला हिस्सा भारत के अंडर में नहीं है, बट फिर भी भारत और यूएसएसआर की मतलब बाउंड्री एक तरह से शेयर होती थी, इनडायरेक्टली ही सही। बट मतलब कहने का है कि भारत और सोवियत संघ बहुत करीब थे कि तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर भारत को कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत आ जाएंगे मदद करने के लिए। तो इन सभी के चलते भारत और यूएसएसआर के जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे उसमें वृद्धि हुई। सांस्कृतिक संबंध आप समझ पा रहे होंगे, पहनने कपड़े वगैरह पहनने का जो तरीका होता है, या जो खान पान होता है, खान पान वगैरह, फिल्म वगैरह देखना, लैंग्वेजेस वगैरह, धर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कल्चरल होती हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हुआ, इनके संबंधों में वृद्धि हुई। आज भी है, जो रूस के लोग हैं वो भारत की संस्कृति से वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। भारत की कई सारी फिल्में वहाँ बहुत पसंद से देखी जाती हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि एक भी पॉइंट ना छूटे, इसीलिए मैं यहाँ पर मतलब सारी बातें आपको बता रहा हूँ। कश्मीर का प्रश्न एक ऐसा मुद्दा है जिसके संबंध में भारत पाकिस्तान विवाद में सोवियत संघ ने स्पष्ट रूप से भारत का समर्थन किया। स्वतंत्रता के पश्चात 50 वर्ष तक कश्मीर के प्रश्न को लेकर भारत पाकिस्तान संबंध सामान्य नहीं हो सके। जब 1952 में कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद के सम्मुख उपस्थित हुआ और इस संबंध में ग्राहम रिपोर्ट पर विचार हो रहा था, तब सोवियत संघ ने यह आरोप लगाया कि आंग्ल अमेरिकी गुट पाकिस्तान की साम्राज्यवादी नीति का समर्थन कर रहा था। सोवियत संघ ने विदेशी सेनाओं को कश्मीर में भेजे जाने का भी विरोध किया था। ख्रुश्चेव के सत्ता में आने के पश्चात सोवियत संघ की नीति भारत का समर्थन करने की हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, सोवियत संघ ही एक बहुत ऐसा देश था भारत के लिए जिसने आज़ादी के तुरंत बाद भारत का बहुत साथ दिया। अब देखिए, अब जो कश्मीर का मुद्दा था 1950 के टाइम पर, 1950 के दशक में ये बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गया था। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी यूएन में, जो कि विचार करती थी, रिपोर्ट तैयार करती थी कि आखिर कश्मीर के मुद्दे को कैसे हल किया जाए। कश्मीर को लेकर बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने अलग अलग सुझाव दिए थे, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत की दोनों की ही सेनाएं अपने अपने देश में चली जाएंगी, फिर जनमत संग्रह कराया जाएगा, विदेशी सेनाएं आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक ग्राहम रिपोर्ट भी थी, तो इस पर भी विचार हो रहा था यूएन में। तो सोवियत संघ ने साफ तौर पर कहा कि भारत में विदेशी सेनाएं नहीं जानी चाहिए, इसका विरोध किया सोवियत संघ ने, और स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पर भारत का साथ दिया और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। और सोवियत संघ ने अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे उनको साफ तौर पर कहा कि वो पाकिस्तान की साम्राज्यवादी नीति का समर्थन कर रहे हैं। साम्राज्यवादी पाकिस्तान को इसलिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले कश्मीर में जो कबायली थे उनको भेजा था और अपनी सेनाओं को भेजा था, तो पहले उसने भेजा था इसलिए। सोवियत संघ ने 1955 में भारत का पक्ष लेते हुए घोषित किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत और सोवियत संघ दोनों देशों ने 1956 में सुएज संकट के समय ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल द्वारा मिस्र पर किए गए आक्रमण की तीव्र आलोचना और निंदा की तथा एक समान दृष्टिकोण अपनाया। परंतु उसी वर्ष जब सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप किया तो भारत ने काफ़ी संकोच से यह मत व्यक्त किया कि बाहरी सेनाओं को हंगरी से वापस बुला लिया जाना चाहिए तथा वहां की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस बात पर सोवियत संघ भारत से अप्रसन्न हुआ। अब देखिए, यहाँ पर भारत से थोड़ा सा अप्रसन्न हुआ, क्यों? क्योंकि अब सोवियत सेनाएं हंगरी में हस्तक्षेप कर रही थी और भारत तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, और भारत ने सही भी किया वैसे कि भारत ने निष्पक्ष, भारत को अपना डिसीजन देना था, तो भारत ने थोड़ा संकोच किया, बट हाँ, पर कहा कि विदेशी सेनाओं को हंगरी से चला जाना चाहिए। तो सोवियत संघ इससे थोड़ा सा अप्रसन्न हुआ, नाखुश हुआ। बट फिर भी, यद्यपि भारत में अनेक आलोचकों का कहना था कि नेहरू सरकार को खुलकर सोवियत हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। तो भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया बहुत ज़्यादा, बट हाँ, उसके
ये कहा कि विदेशी सेनाओं को बुला लेना चाहिए। वास्तव में जब हंगरी में हस्तक्षेप का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार के लिए लाया गया तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उस प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया जिसमें सोवियत सशस्त्र हस्तक्षेप की निंदा की गई थी। अर्थात भारत ने स्पष्ट रूप से सोवियत कार्यवाही की निंदा नहीं की। अब भारत ने उस प्रस्ताव पर मतदान ही नहीं किया। मतदान क्या, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वोटिंग के लिए, जिसमें कहा गया था कि जो सोवियत संघ है, जिसमें सोवियत संघ की निंदा की बात की गई थी कि सोवियत संघ ने गलत तौर पर हंगरी में हस्तक्षेप किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भारत ने उस वोटिंग में भाग ही नहीं लिया, जिससे एक तरह से साफ हुआ कि भारत ने स्पष्ट तौर पर सोवियत संघ की निंदा नहीं की। जो और भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वह यह कि भारत ने साम्यवादी गुट के साथ मिलकर 5 राष्ट्रों के उस प्रस्ताव के विपक्ष में मत दिया जिसमें हंगरी में स्वतंत्र चुनाव करवाने का आग्रह किया गया था। इस पर भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारत सरकार की कटु आलोचना की गई। उस कुछ क्षेत्रों में भारतीय प्रतिनिधि वी.के. कृष्ण मेनन को संयुक्त राष्ट्र से वापस बुलाने की मांग की गई। यद्यपि मेनन ने यह कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से 5 राष्ट्रों के प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने का निर्णय किया था, क्योंकि उन्हें भारत सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला था। परंतु नेहरू के सचिव ने इसका खंडन करते हुए कहा कि स्वयं उन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश पर मतदान में भाग न लेने का निर्देश भेजा था, जिसकी मेनन ने अवहेलना की। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ तो मतलब भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति से थोड़ा सा यहाँ पे अपनी निष्पक्ष नीति में थोड़ी सी कमी ये की कि भारत ने सोवियत संघ का स्पष्ट तौर पर विरोध नहीं किया। आप कुछ भी सोच रहे हो, बट यहाँ पर देखा जाए तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत को, अगर भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहा है, निष्पक्ष है, तो भारत को साफ तौर पर उसकी निंदा करनी चाहिए थी। बट भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया सोवियत संघ के खिलाफ, क्योंकि हंगरी में हस्तक्षेप करना सही नहीं था। बट ठीक है, भारत ने स्पष्ट तौर पर निंदा नहीं की थी, फिर भी ठीक है, चलो यहाँ तक। बट सबसे बुरा ये हुआ कि भारत ने उस जो 5 राष्ट्रों ने एक प्रस्ताव पेश किया था, 5 राष्ट्रों का एक प्रस्ताव था जिसमें सोवियत संघ ने मतलब जो हंगरी था, हंगरी में स्वतंत्र चुनाव करवाने की बात की गई थी कि हंगरी में स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए जाएंगे। तो भारत ने उसके विपक्ष में मतदान कर दिया। आप समझ रहे होंगे कि देखिए, स्वतंत्र चुनाव करवाना तो मतलब आप देखिए कि एक अच्छी चीज़ है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव होने चाहिए। तो भारत ने इसके विरोध में अपनी वोटिंग की, तो इससे और भी निंदा हुई भारत की। और जो भारत में नेता थे, बहुत सारे नेता, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भारत सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना की इसके कारण। और जो विदेशी उस समय जो वहाँ पर यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे, मेनन, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी तरफ से वोट किया है। बट जो नेहरू के सचिव थे, उन्होंने कहा कि मेनन को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि वो वोटिंग में हिस्सा ही ना लें, बट उन्होंने हमारे इस आदेश या निर्देश की अवहेलना की है। इस परिस्थिति में भारत सरकार ने कुछ संकोच के साथ सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी की अप्रत्यक्ष मांग की। अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भारत ने मांग की कि सोवियत संघ को अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए हंगरी से। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुई, तो ये वॉर हो रही थी तो इसमें भारत ने खुलकर नहीं कहा कि रूस को अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए। बट भारत बातचीत कर रहा है कि हाँ, रूस को अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए, युद्ध सही नहीं है, युद्ध बैठकर बातचीत होनी चाहिए। भारत स्पष्ट तौर पर निंदा नहीं कर रहा है। हंगरी की घटना के पश्चात भारत सोवियत संबंध और घनिष्ठ होते गए। जब 1961 में भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पुर्तगाल से गोवा को मुक्त करवाया, तब सोवियत संघ ने भारत का पूरा समर्थन किया।
कश्मीर के प्रश्न पर कई बार सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग किया। व्यापार के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ में बराबर वृद्धि होती रही। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर भीषण आक्रमण किया तो प्रारंभ में चाहे सोवियत दृष्टिकोण निराशाजनक रहा, पर अंत में उसने सामान्य रूप से भारत के पक्ष का समर्थन किया। सोवियत पत्रिका प्रावदा, अब सोवियत संघ की एक पत्रिका थी प्रावदा, न्यूज़पेपर कह लो, मैगजीन कह लो, कुछ भी, प्रावदा, उसने मैकमोहन रेखा को साम्राज्यवादी रेखा कहकर एक प्रकार से चीनी पक्ष का समर्थन किया। इतना ही नहीं, सोवियत संघ ने भारत को 22 मिग विमानों के निर्यात करने का जो निर्णय किया था उसे स्थगित कर दिया गया। इससे दोनों देशों के संबंधों में कुछ कटुता उत्पन्न हुई, परंतु धीरे धीरे सोवियत नीति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, दोनों देशों के संबंध में हालांकि मधुर हो रहे थे दोनों देशों के संबंध, बट जो चीन के साथ वॉर हुई थी भारत की, तो उस टाइम पर दोनों देशों के संबंधों में थोड़ी सी कटुता आई थी। बट फिर भी सोवियत दृष्टिकोण जो था वो भारत के पक्ष में फिर नज़र आना शुरू हुआ था। बट फिर भी थोड़ी सी जो कटुता थी वो चाइना के साथ 1962 में जो वॉर हुई थी उसी के कारण उत्पन्न हुई। भारत में चीनी आक्रमण के समय पर ही क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट भी उत्पन्न हुआ था। सोवियत प्रक्षेपास्त्र लेकर जो जहाज क्यूबा जा रहे थे, अमेरिका ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया और अंततः सोवियत जहाज़ों को वापस बुलाना पड़ा, अन्यथा परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। चीन ने सोवियत संघ की तीव्र आलोचना की। उसके पश्चात सोवियत संघ ने पुनः भारत को सैनिक सहायता देनी आरंभ कर दी और उसने चीन द्वारा कोलंबो प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर चीन की आलोचना भी की। अब देखिए दोस्तों, चीन 1962 में ही क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। आपको पता होगा मिसाइल संकट के बारे में, ये बहुत बड़ा संकट था क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि दोबारा से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, परमाणु युद्ध होने के चक्कर में हो सकता था, इसीलिए दोनों देश पीछे हट जाते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देश फिर पीछे हट जाते हैं। फिर सोवियत संघ अपने जो जहाज़ होते हैं, जो एटम, जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह लेकर क्यूबा जा रहे होते हैं, उसको वापस बुला लेता है। अब ऐसे में जो चीन होता है, चीन सोवियत संघ की बहुत ज़्यादा आलोचना करता है। इसी कारण से अब सोवियत संघ दोबारा से जो अपनी सैनिक सहायता होता है वो भारत को देना शुरू करता है, जो उसने स्थगित कर दी थी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे, रूस के संबंध कैसे थे। अब इसी में हमने देखा कि स्टालिन के दौरान, जब स्टालिन वहाँ के नेता थे तो कैसे संबंध थे। फिर ख्रुश्चेव आते हैं, ख्रुश्चेव के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे। अब सोवियत संघ में ख्रुश्चेव की जगह आते हैं ब्रेजनेव। अब ब्रेजनेव के युग के दौरान, जब ब्रेजनेव होते हैं तो उसके दौरान भारत सोवियत संघ के संबंध कैसे होते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ब्रेजनेव युग में भारत सोवियत संबंध, इंडो सोवियत रिलेशंस ड्यूरिंग द ब्रेजनेव एरा। सन 1964 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभाली। उधर सोवियत संघ में ख्रुश्चेव का पतन हो गया। उस समय वह पार्टी के महासचिव तथा प्रधानमंत्री दोनों ही थे। उनको अपदस्थ कराने में 3 प्रमुख नेताओं का हाथ था। वे थे ब्रेजनेव, कोसिजिन तथा पोदगोर्नी। ख्रुश्चेव के पश्चात ब्रेजनेव पार्टी के महासचिव बने और सर्वाधिक शक्ति उनके हाथों में आ गई। कोसिजिन को प्रधानमंत्री तथा पोदगोर्नी को प्रेसिडियम का प्रधान बनाया गया। प्रेसिडियम एक क्षेत्र होगा तो वहाँ का प्रधान पोदगोर्नी को बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि ये 3 नेता थे जिन्होंने ख्रुश्चेव को उनके पद से हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ब्रेजनेव 1964 से 1983 के आरंभ तक सोवियत संघ के सबसे शक्तिशाली नेता रहे। भारत सोवियत संबंधों में 1960 से 65 की अवधि में बहुत निकटता आई। ख्रुश्चेव के पतन के पश्चात सोवियत संघ उपमहाद्वीप में और अधिक रुचि लेने लगा था।
सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान में पहले कक्ष के रण के प्रश्न को लेकर और फिर कश्मीर की समस्या पर विवाद तीव्र होने लगे, उस समय तक पाकिस्तान और चीन में प्रगाढ़ मैत्री यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। यद्यपि पाकिस्तान अमरीकी गुट का सदस्य बना हुआ था, वह साम्यवाद विरोधी दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन का सदस्य भी था, यानी कि सीटों का सदस्य भी था पाकिस्तान। साथ ही चीन के साथ सोवियत संघ के संबंध बिगड़ रहे थे, यहाँ तक कि चीन ने सोवियत संघ को सामाजिक प्रतिक्रियावादी कहना आरंभ कर दिया था। 1965 में कक्ष के रण संबंधी विवाद को लेकर भारत पाकिस्तान संबंध इतने कटु यानी कि दुश्मनी भरे हो गए थे कि युद्ध की आशंका प्रतीत होने लगी थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान ने इस विवाद को पंच निर्णय आर्बिट्रेशन के लिए सौंपकर युद्ध को टाल दिया। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां कश्मीर के प्रश्न का सैनिक समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। आर्बिट्रेशन पंच निर्णय का मतलब जो शक्तिशाली देश थे उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया कि वो हमारे जो संबंध बिगड़ रहे हैं उसको सुलझाएं। ठीक है, पंच निर्णय का मतलब ये है। परंतु पाकिस्तान के जो अयूब खां थे वो कश्मीर के प्रश्न का सैनिक समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। 3 वर्ष पूर्व 1962 में चीन ने भारत को सीमा युद्ध में अपमानित किया था, अतः इसलिए पाकिस्तानी नेताओं को विश्वास हो गया था कि वे भारत को आसानी से पराजित कर देंगे, हरा देंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर शांति व्यवस्था भंग करवाने का प्रयास किया। फिर सितंबर 1965 में औपचारिक रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं ने पराजित किया। भारत ने अपनी शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन मिला, जबकि सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया। अब देखिए दोस्तों, ब्रेजनेव युग आता है, मतलब अब सोवियत संघ में ब्रेजनेव जो व्यक्ति थे वो मतलब प्रमुख बन जाते हैं। अब उनके हाथों में सारी शक्ति आ जाती है। अब ख्रुश्चेव के दौरान तो भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे ही थे, बहुत अच्छे ही थे, बट जब ब्रेजनेव आते हैं तो उनके दौरान भी भारत और यूएसएसआर के जो संबंध थे वो और भी अच्छे होना शुरू होते हैं। इसके कुछ रीज़न भी थे, जैसे कि अब 1960 से लेकर 65 की जो ये अवधि थी, इस दौरान पाकिस्तान और चीन में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी और चीन और यूएसएसआर की जो दोस्ती थी उसमें कमी आ रही थी। चीन यूएसएसआर का कई मामलों में विरोध कर रहा था, तो चीन और यूएसएसआर की दोस्ती में कमी आ रही थी और पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती बढ़ रही थी, और पाकिस्तान तो अमेरिकी गुट में शामिल था, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण भारत और सोवियत संघ की दोस्ती और भी अच्छी हो रही थी। अब इसी बीच जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, अब युद्ध क्यों होता है ये तो आपको पता ही है सब कुछ, बस इन शॉर्ट कहा जाए तो इस युद्ध में सोवियत संघ भारत का पक्ष लेता है और अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता है, और चाइना भी पाकिस्तान का ही पक्ष लेता है। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने आधुनिकतम टैंकों सहित अमेरिकी शस्त्रास्त्रों का भारत के विरुद्ध खुलकर प्रयोग किया। पाकिस्तान ने अनेक चीनी शस्त्रास्त्रों का भी प्रयोग किया। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद के माध्यम से युद्ध विराम करवाने का सफल प्रयास किया और फिर उसके सुझाव पर ताशकंद में जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान शिखर सम्मेलन हुआ ताकि दोनों देशों में दोबारा से पुनः औपचारिक शांति स्थापित की जा सके। ताशकंद वार्ता प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य हुई, जिसमें सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन ने भी योगदान किया। अब जो ये युद्ध हो रहा था, इस युद्ध पर यूएन की तरफ से सोवियत संघ ने विराम लगवाया, युद्ध विराम घोषित करवाया। इसमें सोवियत संघ ने प्रमुख भूमिका निभाई पाकिस्तान और भारत के युद्ध को रोकने में, और ताशकंद में एक समझौता करवाया जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। तो वार्ताएं आयोजित की गई थी। वार्ता के पश्चात
वार्ता समझ रहे हैं ना कि बातचीत वगैरह शुरू की थी, उसी में फिर समझौता होता है। वार्ता के पश्चात ताशकंद समझौता हुआ जिस पर शास्त्री एवं अयूब खां ने हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार दोनों देशों की सेनाएं सितंबर पूर्व की स्थिति में वापस चली जानी थी, अतः पूर्ववत यथास्थिति स्थापित करने का निर्णय हुआ। मतलब ये समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ये तय किया गया कि सितंबर में जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उससे पहले की जो स्थिति थी, युद्ध शुरू होने से पहले, सितंबर से पहले जहाँ जहाँ पर हमारी सेनाएं थी वहाँ पर हमारी सेनाएं वापस आ जाएंगी। भारत की जनता ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्योंकि हमारी सेना को वे सभी क्षेत्र छोड़ने पड़े जो उसने पाकिस्तान से छीने थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ताशकंद में ही मृत्यु हो जाने से जनता ने अपना रोष व्यक्त नहीं किया। अब जनता थोड़ी सी दुखी थी कि आपने ये समझौता क्यों किया, बट लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है तो फिर जनता कुछ नहीं कहती है, फिर वो शोक में रहती है जनता थोड़ी। शास्त्री के उत्तराधिकारियों ने इस समझौते को लागू करने का निश्चय किया। प्रेक्षकों ने ताशकंद समझौते को सोवियत कूटनीति की एक चाल बताया। अब कुछ प्रेक्षक थे, उन्होंने इस समझौते को एक सोवियत रणनीति कूटनीति का एक चाल बताया। इस समझौते के पश्चात सोवियत संघ ने पाकिस्तान को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त करने तथा अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया। सोवियत संघ ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमंत्रित किया और 1968 में पाकिस्तान के हाथ सोवियत शस्त्रास्त्र बेचने का प्रस्ताव किया। इस संबंध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना के उत्तर में सोवियत संघ ने भारत को वैसा ही आश्वासन दिया जैसा कभी अमेरिका ने दिया था कि सोवियत शस्त्रास्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। भारत की जनता इससे आश्वस्त नहीं हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात विश्व की राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में सोवियत संघ ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देना अस्वीकार कर दिया। सन 1971 में बांग्लादेश के संकट ने भारत और सोवियत संघ में अभूतपूर्व मैत्री स्थापित करवा दी। बांग्लादेश संकट के उपरांत भारत सोवियत संघ के इतना निकट आ गया कि आलोचकों ने ये कहना आरंभ कर दिया कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको नोट्स दे रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, एक एक चीज़ कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। इसका मोटिव ये है ताकि आपको सारी चीज़ें पता हों। तो देखिए, ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, इसमें जो प्रेक्षक थे, जो मतलब जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया, देखने वाले जो थे, समझौते को ऑब्ज़र्व करने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा कि एक तरह से सोवियत संघ की कूटनीति है जो पाकिस्तान को अपने पक्ष में लाना चाह रही थी। क्योंकि इस समझौते से हुआ यही कि भारत को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को क्या मिला कि भारत ने जो भी चीज़ें उसकी कब्जा कर ली थी, पाकिस्तान को वो चीज़ें वापस मिल गई, भारत को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे यही प्रेक्षकों ने कहा कि पाकिस्तान को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के प्रभाव में था, तो सोवियत संघ पाकिस्तान को अमेरिकी प्रभाव से निकाल कर अपने पक्ष में लाना चाहता था। और ये चीज़ तब हमें सही मालूम होती है जब सोवियत संघ 1968 के आसपास पाकिस्तान को अपनी शस्त्र बेचने के लिए एक प्रस्ताव देता है। हालांकि फिर बाद में आगे चलकर उस प्रस्ताव को फिर अस्वीकार कर देता है सोवियत संघ, शस्त्र देने से मना कर देता है, बट फिर भी ऐसा हुआ था। और एक चीज़ आपके मन में आ सकती है कि ताशकंद समझौता भारत को नहीं करना चाहिए था या भारत का नुकसान हुआ। तो देखिए, अब लाल बहादुर शास्त्री की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे वक्त में हमें लड़ाई नहीं, हमें बस शांति चाहिए थी, क्योंकि इतने सारे अकाल वगैरह पड़ रहे थे। बिहार का बुरा हाल था, अकाल पड़ा था बिहार में, और हमने 2 वैसी लड़ाइयाँ लड़ चुकी थी। तो अब हमें भी शांति चाहिए थी, तो इसलिए हमने जल्दी से जल्दी समझौता करने में ही अपनी भी भलाई समझी थी। तो ये भी एक यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, ताकि आप सारी बातें सही समझें, कुछ भी नेगेटिविटी ना आए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब दोस्तों, बांग्लादेश संकट के टाइम पर, मतलब जब बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पर एक संकट आता है, आपको मैंने कई बार बताया है, तो उस समय भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे।
तो संबंध बहुत अच्छे हो गए थे 1971 के टाइम पर। भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। उसका एक कारण था, इन दोनों देशों ने मैत्री संधि की थी, आपस में दोस्ती की, फ्रेंडशिप की एक संधि, ट्रीटी साइन की थी। तो बांग्लादेश के संकट के समय थोड़ा सा हम इसे जल्दी से समझ लेते हैं कि दोनों देशों के संबंध कैसे थे। एक बात याद रखना, जो पाकिस्तान बांग्लादेश इनका जो पोर्शन आ रहा है हमारे बीच में, मतलब हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ यानी कि रूस और भारत की, बट बीच में पाकिस्तान बांग्लादेश इनका नाम आ रहा है, चाइना का नाम आ रहा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा और समराइज कर सकते हो। ये नहीं है कि आप लिखोगे ही नहीं पाकिस्तान का नाम, कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भारत ने, मतलब भारत की सहायता की सोवियत संघ ने, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध तो आपको लिखना पड़ेगा कि उस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध अच्छे हुए। बट अगर आप चाहें तो इस चीज़ को, जो पाकिस्तान वगैरह वाला पोर्शन आता है, उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना बताकर आप वहाँ पर अपने एग्ज़ाम में या अपने नोट्स में इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ ताकि जिसको याद नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा, वो भी समझ सके। बांग्लादेश का संकट 1971 में पाकिस्तानी शासकों की अदूरदर्शिता के कारण उत्पन्न हुआ। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का एक प्रांत था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली के लिए जो चुनाव हुए, उनमें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु जैसा कि आपको पता ही होगा, मुजीब को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया। अनुमान लगाया गया था कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेतागण, विशेषकर जुल्फिकार अली भुट्टो, यह सहन नहीं कर सकते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय सभा की मोर्चा में होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, सिंपल है, बांग्लादेश में 1971 में जो चुनाव हुए थे उसमें आवामी लीग जीती थी, जिसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था भाई, उन्हें बहुमत मिला था, वोट में वो जीते थे, तो उन्हें पूरे पाकिस्तान के मतलब पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। दो पाकिस्तान थे ना उस समय, पश्चिमी और पूर्वी, तो दोनों पूरे पाकिस्तान का उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। बट जो जुल्फिकार अली भुट्टो, बहुत सारे नेता थे जो पश्चिमी पाकिस्तान के थे, आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है वहाँ के जो नेता थे बहुत सारे, स्पेशली जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका वो सहन नहीं कर सकते थे कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। स्पेशली अंदर की बात तो ये है कि वो खुद चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो मुजीब को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। अब इसी के चलते पूर्वी पाकिस्तान में फिर विद्रोह हुआ, जिसका याह्या खां सरकार ने दमन करना आरंभ किया। तो सरकार जो थी वो याह्या खां की थी उस समय, तो उन्होंने फिर इसका दमन करना शुरू किया, नरसंहार किया जाने लगा। मतलब बहुत बड़े लेवल पर जब लोगों को मारा जाता है तो उसे कहते हैं नरसंहार, तो ये किया जाने लगा। लाखों शरणार्थी भागकर भारत में आ गए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंदिरा गांधी की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया कि वह पाकिस्तान पर दबाव डाले ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके और भारत में आए लगभग 1 करोड़ शरणार्थी अपने घरों को वापस जा सकें। उधर पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बल पर पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। भारत के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को भयभीत करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि यदि भारत पाक युद्ध हुआ तो अमेरिका उसमें पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है। इस संकट के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1971 में एक युद्ध हुआ जिसमें भारत की विजय और पाकिस्तान की पराजय हुई। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और स्वतंत्र बांग्लादेश राज्य का जन्म हुआ। जब पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा था और अमेरिका उसका साथ देने के लिए कटिबद्ध था, तब भारत के पास सिवा इसके कोई मार्ग नहीं बचा था कि वह सोवियत संघ की सहायता ले। इन परिस्थितियों में अगस्त 1971 में सोवियत विदेश मंत्री आंद्रे ग्रोमिको भारत आए। इस अवसर पर 20 वर्षीय भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों सरदार स्वर्ण सिंह और ग्रोमिको ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए दोस्तों, अब भारत पाकिस्तान के बीच जब पाकिस्तान भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा था, पाकिस्तान चीन और अमेरिका से सहायता लेकर युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो भारत को भी समझ में आ गया था कि अब युद्ध होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत के पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि भारत सोवियत संघ से सहायता मांगे। तो भारत ने सोवियत संघ से सहायता मांगी और दोनों ही देशों के बीच 20 सालों के लिए एक पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन की, यानी कि शांति, मैत्री और सहयोग की एक संधि साइन हुई। ग्रोमिको ने इस अवसर पर कहा था कि दो देशों के संबंधों के बीच कभी-कभी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। शांति, मित्रता और सहयोग की संधि जिस पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं, इसी प्रकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह संधि एक ढाल सिद्ध हुई और अमेरिका ने भारत-पाक युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। संधि का सार यह था कि भारत और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे की नीति का सम्मान करेंगे और विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस संधि का बहुत ज़्यादा भारत के लिए फ़ायदा हुआ। भारत को इस संधि के कारण ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इस संधि में जो मुख्य बातें थी वो यही थी कि दोनों ही देश विश्व शांति को बढ़ावा देंगे और एक दूसरे की जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका सम्मान करेंगे। दोनों देश समय समय पर एक दूसरे से परामर्श करेंगे तथा एक दूसरे के विरुद्ध किसी तीसरे देश के साथ कोई संधि नहीं करेंगे। यदि भारत अथवा सोवियत संघ पर आक्रमण होता है तो दोनों देश संपर्क स्थापित करेंगे तथा परामर्श करते रहेंगे। तो ये संधि की प्रमुख बातें थीं। अब अगर मैं चाहूँ तो इस संधि को आपको इसमें 12 इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी इस संधि में, तो उसको भी मैं बता सकता हूँ, बट इससे वीडियो बड़ी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि आपको अपने एग्ज़ाम में इस संधि को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत है। जो मुख्य बातें मैंने बताई वो लिख सकते हो। आपकी शांति वगैरह स्थापित करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से मित्रता रखेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध तीसरे देश के साथ संधि नहीं करेंगे, उपनिवेशवाद वगैरह का विरोध करेंगे। तो ये इसकी प्रमुख बातें थीं। और अगर आपको लगता है कि ये संधि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो जस्ट गूगल पर आप सर्च करेंगे कि भारत और यूएसएसआर के बीच जो 20 वर्षीय संधि हुई थी 1971 में, उसकी प्रमुख बातें, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इस संधि के होने से दोनों ही देशों के जो संबंध थे, सोवियत संघ और भारत के संबंध थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। भारत सोवियत मैत्री संधि समय पर खरी उतरी और 20 वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात 1991 में इसे 20 और वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जिन परिस्थितियों में 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, उनको ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से इसका स्वागत किया गया। विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं इस संधि का स्वागत करता हूं, क्योंकि इसके द्वारा भारत को एक मित्र प्राप्त हो गया है, एक ऐसा मित्र जिसका विश्वास किया जा सकता है और वह जो संकट के समय हमारा साथ दे सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री के कामराज का विचार था कि यह संधि न केवल दोनों देशों की मित्रता को सुदृढ़ बनाएगी, वरन एशिया तथा विश्व में शांति सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे दक्षिण एशिया में शांति की निश्चित गारंटी कहा था। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच ये जो संधि हुई थी 1971 में, ये संधि 1991 में 20 वर्षों के लिए एक बार और बढ़ाई गई थी। हालांकि फिर 1991 तक सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और फिर रूस इस संधि को संधि को स्थगित कर देता है और फिर दूसरी संधि रूस के साथ हम करते हैं। बट फिर भी इस संधि की अपनी एक अहम भूमिका है। युद्ध में साफ तौर पर इस संधि का महत्व दिखाई देता है, बट जब ये संधि की गई थी तब जो विपक्ष के लोग थे, भारत में जो विपक्ष के नेता थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह थे, तो इन्होंने साफ तौर पर इस संधि का समर्थन किया था। सरकार की द्वारा जो ये संधि की गई थी उसका समर्थन किया था। हालांकि बहुत सारे आलोचक भी थे, विश्व लेवल पर बहुत सारे आलोचक थे जो कह रहे थे कि ये जो संधि है वो गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ है,
इसके अलावा इससे पता चलता है कि जो भारत है वो सोवियत संघ का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे कई सारी आलोचनाएं भी सामने आई थीं। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का सोवियत संघ ने स्वागत किया, जबकि पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों ने इसकी घोर निंदा की थी। अब 1977 के टाइम पर जो आम चुनाव होते हैं भारत में, तो जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो उस दौरान भारत और सोवियत संघ के जो संबंध थे वो कुछ इस प्रकार हैं। तो उस समय जो विदेश मंत्री थे जनता सरकार के, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। 31 मार्च 1977 को दोनों देशों के बीच जहाज़ों के आवागमन पर एक समझौता हुआ। अप्रैल 1977 में सोवियत विदेश मंत्री ग्रोमिको की भारत यात्रा के समय 3 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनके अनुसार भारत सोवियत संघ ने भारत को 25 करोड़ रूबल का उदार शर्तों पर ऋण देना स्वीकार किया। दोनों देशों के बीच सीधी संचार व्यवस्था स्थापित की गई तथा 1977 से 78 की अवधि में 160 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यापार की व्यवस्था की गई थी। अक्टूबर 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तथा विदेश मंत्री वाजपेयी सोवियत संघ की यात्रा पर गए और कई महत्वपूर्ण आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दिसंबर 1978 में दोनों देशों ने आर्थिक, व्यापार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। मार्च 1979 में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन ने अपनी एक सप्ताह की भारत यात्रा के समय कहा कि मेरा देश भारत के साथ मित्रता को विशेष महत्व की दृष्टि से देखता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घटना चक्र को प्रभावित करने वाली उसकी भूमिका को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता है। जून 1979 में प्रधानमंत्री देसाई पुनः सोवियत संघ गए। वहां उन्होंने तथा ब्रेजनेव ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि शांति और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर दोनों देशों के बीच सहयोग पर बल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कई सालों तक जब कांग्रेस शासन कर रही होती है, उसके बाद एक जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आती है वो जनता सरकार होती है। तो जनता सरकार, भारत की जब जनता सरकार आती है भारत में सत्ता में, तब भी सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध खराब नहीं होते हैं। जनता सरकार के टाइम पर भी सोवियत और भारत कि जो दोनों ही देशों के जो संबंध होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। दोनों ही देशों के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो एक दूसरे के देश की यात्राएं करते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। और सोवियत संघ इस बात को मानता था कि भारत विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसको स्पष्ट तौर पर सोवियत संघ स्वीकार करता था। उत्तर ब्रेजनेव काल में द्विपक्षीय संबंध, मतलब अब दोनों ही देशों के संबंध ब्रेजनेव के बाद किस तरह के थे उसको हम समझेंगे। 1983 में राष्ट्रपति ब्रेजनेव की मृत्यु के पश्चात भारत को विश्वास दिलाया गया कि भारत सोवियत संबंध पहले की तरह सामान्य बने रहेंगे। व्यापार में निरंतर वृद्धि होती रही। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजीव गांधी ने भारत का नेतृत्व संभाला। उधर सोवियत संघ में 2 अल्पकालीन प्रशासनों के पश्चात मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में पार्टी के महासचिव पद पर आसीन हुए। राजीव गोर्बाचेव शासनकाल में भारत और सोवियत संबंधों में और भी सुधार आया। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों देशों के समान विचार होने से संबंध और भी मधुर बने रहे। तो फ्रेंड्स, 1983 में जो ब्रेजनेव होते हैं सोवियत संघ के नेता, इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इंदिरा गांधी 1984 में भारत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से अब भारत में राजीव गांधी और
सोवियत संघ में गोरबाचेव, ये दो नए नेता उभर कर सामने आते हैं और अब इन दोनों के बीच भारत और सोवियत संबंध और भी मधुर होते हैं। मतलब भारत और सोवियत संबंधों के बीच में बिल्कुल भी कटुता नहीं आती, इनमें और भी ज़्यादा सुधार होता है। राजीव गांधी ने कई बार कहा कि सोवियत संघ ने मुसीबत के समय भारत का साथ दिया, अतः भारत सोवियत मैत्री को उच्च स्तर पर बनाए रखा जाएगा। मई 1985 में राजीव गांधी 6 दिन की सोवियत यात्रा पर गए। सोवियत नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि वे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न भारत की चिंता से सहमत थे। दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके द्वारा भारत को मिलने वाली सोवियत आर्थिक सहायता में काफ़ी वृद्धि की गई। सोवियत संघ ने 1160 करोड़ रुपए के नए ऋण की घोषणा की तथा 840 मेगावाट क्षमता वाले कहलगांव ताप बिजली घर सहित अनेक परियोजनाओं के लिए सोवियत सहायता उपलब्ध कराने के समझौते भी हुए। नवंबर 1988 में गोर्बाचेव की भारत यात्रा सफल रही। उस समय सोवियत संघ ने लगभग 6000 करोड़ रुपए का विशाल ऋण देने की घोषणा भारत को की थी। यह राशि ऊर्जा उत्पादन सहित भारत में अनेक विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच 6 ऐतिहासिक समझौते हुए। संक्षेप में इनका सार यह था कि दोनों देशों के मध्य दोहरी कर प्रणाली को समाप्त किया जाएगा। विंध्याचल ताप बिजली घर के लिए 640 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तकनीकी एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि। भारत को सोवियत संघ द्वारा बिजली परियोजनाओं के लिए 350 करोड़ से अधिक का रियायती ऋण। तमिलनाडु के तिरुनेपल्ली जिले में कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के 2 विशाल परमाणु बिजली घर स्थापित करने में सोवियत सहायता का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समझौते के अनुसार मौसम विज्ञान एवं संचार सहित अंतरिक्ष के सभी क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई। तो देखिए दोस्तों, भारत और सोवियत संघ के बीच कई क्षेत्रों में, स्पेशली जो ऊर्जा का क्षेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की बात की गई कि उसमें जो सोवियत संघ है भारत में वो तकनीक और बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहा था, ताकि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके या जो ऊर्जा से संबंधित जो भारत की परियोजनाएं हैं वो सफल हो सकें। यहाँ पर एक परियोजना बहुत फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कुडनकुलम में जो परमाणु बिजली घर है। मतलब परमाणु ऊर्जा से जो लोगों के लिए बिजली बनाई जा रही है 1000 मेगावाट की, बहुत मतलब बड़े पैमाने पर बिजली यहाँ पे बनाई जा रही है। 1000 मेगावाट बहुत होता है। तो ये परमाणु जो यूरेनियम वगैरह होता है उसकी सहायता से बनता है। तो इसमें ये जो परियोजना है भारत में वो सोवियत संघ की सहयोग से ही भारत में चल रही है। सन 1989 के अंत में शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा आरंभ किए गए सुधारों की प्रक्रिया ने एक नया वातावरण उत्पन्न कर दिया। इस बीच 1989 के अंत में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। कुछ महीने तक भारत सोवियत संबंधों में शिथिलता रहने के पश्चात, मतलब सामान्य थे संबंध, उसके पश्चात जुलाई 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सोवियत यात्रा ने संबंधों को पुनः दोबारा नवजीवन प्रदान किया। दोनों देशों के नेताओं में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हुआ। कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की गई। 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि के 1991 में नवीकरण करने का निश्चय किया गया और दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार में रुपए रूबल के तत्कालीन संबंध को 1995 तक जारी रखने का निर्णय किया गया। अब देखिए दोस्तों, अब 1989 में शीत युद्ध समाप्त हो ही चुका था और फिर जो सोवियत संघ था उसमें बहुत सारे सुधार हो रहे थे मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। तो इसमें बहुत उथल पुथल, एक नया वातावरण वहाँ पर
सोवियत संघ में नया वातावरण बना हुआ था और भारत में भी सत्ता परिवर्तन होता है। तो अब भारत की जो मैत्री संधि थी, भारत और यूएसएसआर की जो मैत्री संधि थी, अगस्त 1971 में जिसे किया गया था, अब वो 1991 में, क्योंकि 20 साल के लिए की गई थी ये, तो 1991 में वो संधि खत्म होने वाली थी। तो अब उस संधि को दोबारा नया करने के लिए या दोबारा 20 वर्ष करने के लिए जो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के जो प्रधानमंत्री थे, वो सोवियत यात्रा करते हैं और दोबारा से संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, मतलब कि उस संधि को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आगे चल के जैसा कि हम जानते हैं कि फिर 1971-91 में पूरी तरह फिर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और ऐसे में अब सोवियत संघ की जगह रूस राज्य अस्तित्व में आता है। अब रूस के साथ भारत के संबंध कैसे थे, अब इसको अगर हमें समझना है तो अब हमें बात करनी पड़ेगी शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के संबंध। अभी हमने जो सोवियत संघ पढ़ा उसको भी हम एक तरह से रूसी मानते हैं, बट फिर भी सोवियत संघ में थोड़ा अलग ही बात थी। तो अभी तक हमने शीत युद्ध के दौरान तक, शीत युद्ध जब शुरू हुआ, भारत की आज़ादी हुई, तो तब से लेकर शीत युद्ध तक 1990 तक लगभग हमने ये पढ़ लिया कि भारत और रूस यानी कि सोवियत संघ के संबंध कैसे थे। इस चीज़ को हमने पूरी तरह कवर कर लिया। अब दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए अब हम इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे कि शीत युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे हैं, यानी कि रूस के साथ और भारत के संबंध, भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। इस चीज़ को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।